जय हिंद दोस्तों, जीएसबी जीत परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग यहाँ पे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक यहाँ पे जो 2023 की है, इसका एग्ज़ाम यहाँ पर दिसंबर यहाँ पे 22-23 में होने वाला है, ठीक है? दिसंबर 22-23 में एग्ज़ाम्स होने वाला है, दिसंबर 2024 में, ठीक है? तो यह जो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है, इसका री एग्ज़ाम्स हो रहा है और इसका री एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है? एक बार एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कैंसल हो गया। और एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यह आज का हमारा यहाँ पे दूसरा टेस्ट है, ठीक है? और हम लोग पहले यहाँ पे एक टेस्ट फुल टेस्ट देखे थे, जो यहाँ पे 140 प्रश्न जीएस का था, ठीक है? और आज का हमारा जो टेस्ट है, यह पॉलिटी का टेस्ट है, ठीक है? और यहाँ पे पॉलिटी के बारे में यहाँ पे हम ज़िक्र करें, सारे के सारे प्रश्न आज हमारे यहाँ पे पॉलिटी के हैं, ठीक है? तो यह हमारा आज का दूसरा टेस्ट है, यह सेक्शनल है, ठीक है? तो सेक्शनल टेस्ट है, फिर उसके बाद यहाँ पे सेक्शनल की जब टेस्ट खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे फिर फुल टेस्ट हम लोग करने लगेंगे, ठीक है? तो ये डिकोड एग्ज़ाम के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। हम लोग यहाँ पे डिकोड एग्ज़ाम के द्वारा 35 टेस्ट कराया गया है। तो हम सभी का यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आप लोग अपना नोट्स और घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन है, वो रिवीजन कर चुके होंगे। अब आप लोग टेस्ट इसे फुली यहाँ पे केयरफुली ध्यान से देते हुए देखें, ठीक है? तो आइए इसमें देखते हैं। यहाँ पे टेस्ट में हम लोग यहाँ पे सेक्शनल में 150 प्रश्नों का यहाँ पे जिक्र करेंगे, ठीक है? इसमें दिया गया है पॉलिटी का, ठीक है? तो यहाँ पे पॉलिटी का यहाँ पे कितने प्रश्न हैं? पॉलिटी का सेक्शनल में यहाँ पे 100 प्रश्न हैं, ठीक है? 100 प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 100 प्रश्न आज डिस्कस करेंगे और पॉलिटी का एक सेक्शनल और भी, जिसमें 100 प्रश्न हम अगली क्लास में जिक्र करेंगे, ठीक है? तो आइए इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें ध्यान दीजिए। इसमें पहला प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन गलत है। यहाँ पे क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन गलत है, ठीक है? इसमें दिया गया है नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स अधिनियम 1784, तो यह हमारा कथन यहाँ पे सत्य है, ठीक है? यहाँ पे पहला वाला सत्य है। दूसरा इसमें दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यहाँ पे अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट का जो अधिनियम था 1773 के अंतर्गत, यह भी सत्य है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो यहाँ पे यह चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत है, तो यह भी सत्य है, ठीक है? गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति, तो यह यहाँ पे चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत नहीं है, यानी कि डी हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है? यह 1853 नहीं, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल परिषद की यहाँ पे कानूनी सदस्य थी, यह 1833 है। क्या है? 1833 है, ठीक है? 1833 के अंतर्गत है। और बाकी के यहाँ पे तीनों के तीनों सही है। तो हमें यहाँ पे गलत बताना था, यानी कि ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन क्या हो जाएगा इंग्लिश में भी? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काउंसिल क्या हो जाएगा? ये 1833 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे यदि इसका विस्तार का जिक्र करें, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसके विस्तार में। इसमें दिया गया कि चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है? परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार तथा मतदान नहीं था। 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद विधायी प्रशासनिक कार्यों के यहाँ पे अलग कर दिया गया था, ठीक है? सिविल सेवकों की भर्ती का चयन खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का भी यहाँ पे 1853 की यहाँ पे शुभारंभ किया गया था, ठीक है? देखते हैं प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे है, दिया गया है किस अधिनियम। प्रश्न संख्या 2 को यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकों, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर के समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर के समाप्त कर दिया गया? तो यहाँ पे दूसरा का जो आंसर हो जाएगा वह 1813 ईस्वी। यहाँ पे चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत
यहाँ पे 1813 के अंतर्गत यहाँ पे चार्टर एक्ट कौन सा है? एक्ट 1800 यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए 1813, ठीक है। इसमें चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी सभी के सभी ईस्ट इंडिया के व्यापार एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे 2 पॉइंट को यहाँ पे छोड़ करके समाप्त किया गया था। एक चीन के साथ व्यापार और चीन के साथ चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार को यहाँ पर कि छोड़ करके यह समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। यदि यहाँ पे कभी पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बंगाल का यदि यहाँ पे पूछे कि बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हेस्टिंग। कौन हो जाएगा? हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। अब यदि पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पे ए सही है, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग है। बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पे वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ पे होता है भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, यहाँ पे ध्यान दीजिए वायसराय, ठीक है। तो वायसराय यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तीनों यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे तीनों बात याद रखिएगा। कौन कौन सी? बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पे हो जाएगा हेस्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। वायसराय कौन हो जाएगा भारत का? तो यह हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न। चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न संख्या 4। भारत की यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 1955 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 1955 ईस्वी में यहाँ पे पहले विधि आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे देखिए, इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष एमसी सीतलवाड़ बने थे। कौन बने थे? एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतल, यहाँ पे एमसी सीतलवाड़ बने थे, ठीक है। एमसी सीतलवाड़ थे, बनाया गया था, जो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। यही भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। यहाँ पे लिखा गया भारत के प्रथम महान्यायवादी भी थे, ठीक है। एमसी सीतलवाड़ को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। इसका अध्यक्ष किसको? एमसी सीतलवाड़ को बनाया गया था, जो भारत के प्रथम महान्यायवादी भी थे, ठीक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, ठीक है। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का अंत किए थे, ठीक है। देखते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे छठा दिया गया है, प्रश्न संख्या 6। यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया गया? भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? यहाँ पे 6 नंबर देखते हैं। इसमें दिया गया 1861 की अधिनियम, यहाँ पे दिया गया 53 की अधिनियम और चार्टर अधिनियम, और 1858 का भारत शासन अधिनियम, और 1909 का। यहाँ पे प्रश्न करा कि भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण हो गया? तो यहाँ पे जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद आया था 1858 का भारत शासन अधिनियम।
यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सीधे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इसका विस्तार देख लेते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंस है इसका विस्तार में, क्या इम्पोर्टेंस है। भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया, ठीक है। निदेशन मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे नियंत्रण मंडल का अंत कर दिया गया। इन दोनों का अंत कर दिया गया था। कौन कौन सा। निदेशक मंडल जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे और नियंत्रण बोर्ड जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल करते थे, इसका अंत हो गया, ठीक है। भारत के सचिव सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया नामक एक नए पद का सृजन किया गया। यहाँ पे भारत का सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया, ठीक है। इसकी सहायता 15 सदस्यीय परिषद यानी इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। वेतन और अन्य खर्चा जो था इसका भारत के राजस्व पर भारी था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पदनाम को बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया, ठीक है। तो भारत का वायसराय कब कर दिया गया था, जब यहाँ पे यह 1858 भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थापित हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे भारत का वायसराय यहाँ पे कौन था, यहाँ पे प्रथम लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 7वां नंबर प्रश्न दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 1858 का, अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे हम लोग 8 देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 8, इसमें दिया गया है प्रश्न संख्या 8 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किए गए थे। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो जाएगा 1773 के अंतर्गत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे, ठीक है। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्पे थे, ठीक है। और 3 अन्य भी न्यायाधीश थे, कौन कौन से, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ठीक है। 3 यहाँ पे और लोग थे, चेम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। यहाँ पे लेकिन मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्पे, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी। यहाँ पे 9वां हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे 1861 के अधिनियम के अंतर्गत यानी एक्ट ऑफ 1861। यहाँ पे 1861 के अंतर्गत यहाँ पे विकेंद्रीकरण की नींव यहाँ पे पड़ी थी, ठीक है। इसका डिटेल से देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से भारत में विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ और इसके तहत मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को उनकी विधायी शक्तियाँ लौटा दी गई। किसके, यहाँ पे 1861 के अंतर्गत, ठीक है। और उनसे यहाँ पे 1833 में छीनी गई थी, यानी इनके 1833 के एक्ट के अंतर्गत छीनी गई थी और यहाँ पे 1861 में उनको विधायी शक्तियाँ लौटा दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 है क्या। यहाँ पे देखिए, विकेंद्रीकरण की शुरुआत मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी की विधायी शक्ति लौटाई गई 1833 में, यहाँ पे छीनी गई थी, ठीक है। वायसराय की कार्यकारी परिषद सदस्यों की संख्या 4 से यहाँ पे 5 कर दी गई। वायसराय की विधायी परिषद में भी वृद्धि कर दी गई, यहाँ पे कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य हो सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1862 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग 3 भारतीय, बनारस के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह और पटियाला के यहाँ पे नरेंद्र सिंह, सर दिनकर राव विधायी परिषद यहाँ पे लेजिस्लेटिव को मनोनीत किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। इसमें दिया गया है कि किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला। पहले यहाँ पे भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने के लिए नहीं मिलता था, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1892 में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। 1892 में
1892 से यहाँ पे देखिए वार्षिक बजट पर भारतीयों को बहस करने का अधिकार मिला था। कब? 1892 से। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, यह याद रखिएगा कब से यहाँ पे बहस करने के लिए मिल गया था। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे परिषद बजट पर बहस करने के लिए। ठीक है। लेकिन ये लोग मतदान नहीं कर सकते थे। अनुपूरक प्रश्न का भी उसे अधिकार नहीं था। ठीक है। मतदान भी नहीं कर सकते थे और ना ही अनुपूरक कोई प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहस और जनहित के मुद्दे पर सरकार से प्रश्न पूछ सकती थी। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 11 नंबर। इसमें दिया गया है कि किस अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था? तो यह ऑप्शन हो जाएगा 1909 में। ठीक है। 1909 के अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पे वायसराय की कार्यकारी परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था। तो कब? यहाँ पे 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि वह कौन सा ऐसा व्यक्ति जो कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ। तो वह यहाँ पे वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल कब किया गया था? यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और वह प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है। विधि सदस्य के रूप में प्रवेश हुआ था पहली बार भारत परिषद लंदन में। यहाँ पे 2 भारतीयों को, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी का भी प्रवेश हुआ था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रथम वायसराय की कार्यकारी परिषद में यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का ही हुआ था। ठीक है। यह अधिनियम संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक था। इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। ठीक। यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12 में दिया गया है कि भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? पहले यहाँ पे पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था। ठीक है। भारतीय परिषद का यह अधिनियम था 1909। इसके माध्यम से विधान परिषदों में यहाँ पे शक्ति में वृद्धि कर दी गई और सदस्यों की विवेचना करने और जनहित के मुद्दे पर चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार यहाँ पर दिया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में पहली बार, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया था? ठीक है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया था? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1909, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 13 का कौन सा हो जाएगा? 13 का सी हो जाएगा। ठीक है। 1909 में। ठीक है। 1909 में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व के उपबंध किया गया था। ठीक है। 1909 में। यहाँ पर डिटेल्स देख लेते हैं। इसमें दिया है कि मुसलमानों के लिए यहाँ पे पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई गई थी। ठीक है। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। ठीक है। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम का सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया था। ठीक है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या दिया है? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, प्रांतों में उत्तरदायी एवं दैत्य शासन की स्थापना किस अधिनियम से की गई थी? ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1919। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, इसमें जिक्र करा कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रांतों में उत्तरदायी और दैत्य शासन की स्थापना। प्रांतों में उत्तरदायी एवं दैत्य शासन, द्विसदनी केंद्र में द्विसदनी और प्रांतों में दैत्य शासन। ठीक है। तो प्रांतों में दैत्य शासन 1919 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 1919 एक्ट में मुख्य विशेषता प्रांतों में दैत्य शासन, यह इम्पोर्टेंट की स्थापना। 1919 एक्ट की सबसे मुख्य विशेषता यह थी कि प्रांतों में दैत्य शासन की स्थापना। इसके तहत यहाँ पे केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। इसके पश्चात प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया। एक सुरक्षित विषय जिसमें राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस थी। ठीक है। और दूसरी हस्तांतरित थी। हस्तांतरित में विषय में क्या था? जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य था। ठीक है।
15 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। इसमें 15 नंबर प्रश्न में दिया गया कि दैत्य शासन, यहाँ पे दैत्य शासन का जन्मदाता कौन है? ठीक है। 15 नंबर प्रश्न में दैत्य शासन का जन्मदाता कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा लियोनिल कॉर्टिस, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। लियोनिल कॉर्टिस, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, दैत्य शासन का इन्हें जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे दिया गया है दैत्य शासन का जन्मदाता यहाँ पे लियोनिल कॉर्टिस को कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक थी, कौन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पुस्तक थी डायरकी। ठीक है, डायरकी में दैत्य शासन का वर्णन किया गया। यहाँ पे पुस्तक है डायरकी, डायरकी में ही यहाँ पे लियोनिल कॉर्टिस की पुस्तक है डायरकी। ठीक है, डायरकी में ही यहाँ पे दैत्य शासन का जिक्र किया गया। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 16। प्रश्न संख्या इसमें 16 देखते हैं। इसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा संघीय न्यायालय, यानी कि 1919। यहाँ पे ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी यह 1937 में हुई थी। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा, यह तीनों के तो गलत हैं। ठीक है, यहाँ पे तीनों गलत है, क्योंकि यह भारत सरकार का अधिनियम, जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे 1937, यहाँ पे 1 अक्टूबर को हुई थी। ठीक है, 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। और यहाँ पे भारत सरकार का अधिनियम कौन सा था? यह 35 था। इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। यहाँ पे 17, केंद्र में यहाँ पे दैत्य शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ठीक है, यहाँ पे केंद्र में दैत्य शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में दैत्य शासन, देखिए 2 बार दैत्य शासन का यहाँ पे जिक्र किया गया है। केंद्र में यदि यहाँ पे जिक्र करें तो 1935 हो जाएगा। ठीक है, 1935 के अंतर्गत। यदि यहाँ पे राज्य का जिक्र करें तो यह हो जाएगा 1919 के अंतर्गत। ठीक है, 1919 के अंतर्गत राज्य भी। ठीक है, लेकिन केंद्र का जिक्र करें तो यह हो जाएगा 1935 के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इसका डिटेल्स। यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935, केंद्र में दैत्य शासन का जिक्र किया गया। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, यहाँ पे अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में दैत्य शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था, तथा प्रांतों में दैत्य शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 18 नंबर में दिया गया 1935 की अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? ठीक है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा 18 का, यहाँ पे सी सही हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 18 का क्या हो जाएगा? 18 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आप इसका डिटेल्स है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा यहाँ पे स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ, यहाँ पे संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। किसको? गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 19 का ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 19 का प्रश्न, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पे 19 को ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, इसमें यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ज़्यादातर से यहाँ पे आर्टिकल हम लोग प्रेफरेंस किए हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। ठीक है, इसका देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल्स, यहाँ पे क्या यहाँ पे शामिल किया गया था। ठीक है, यह भारत सरकार अधिनियम 1935, यहाँ पे कॉपी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 सर्वाधिक विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 10 अनुसूचियाँ, 14 भाग और यहाँ पे
321 अनुच्छेद थे। ठीक है, 321 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और इसका भारत सरकार की संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। अब यहाँ पे देखते हैं कि भारत भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या-क्या शामिल है। ठीक है, अब इसमें देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत यहाँ पे क्या दैर्ध्य शासन का प्रांतों से अंत, यानी कि प्रांतों में दैर्ध्य शासन समाप्त हो गया और प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ हो गई। ठीक है, अब दैर्ध्य शासन व्यवस्था केंद्र के लिए प्रस्तावित होगी। अब दैर्ध्य शासन व्यवस्था कहाँ पे, प्रांत में समाप्त होकर के केंद्र में हो गई। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पे दिया गया कि भारत का परिसंघ बनेगा और ब्रिटिश भारत 11 प्रांत 6 कमिश्नरी क्षेत्र प्लस यहाँ पे राजसी रियासतें, लेकिन तभी तक जब या आधे से अधिक राजसी रियासतें चाहें तब। ठीक है, चौथी पॉइंट यहाँ पे दिया कि संघीय न्यायालय की स्थापना जिसके निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्वेयर थे। ठीक है, शासन की 3 सूचियां बनाई गई थी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बर्मा को भारत से अलग किया गया, सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत भी बने थे। ठीक है, किसके अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। और यहाँ पे फैक्ट क्या है, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। मताधिकार का विस्तार अब लगभग 10% भारतीय मताधिकार के योग्य है। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई थी। यह था यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 20 में दिया गया है। यहाँ पे एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। 20 का प्रश्न देखते हैं, इसमें कह रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बी सही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, क्रिप्स मिशन यहाँ पे प्रस्ताव कब आया था, तो यह 1942 ईस्वी में आया था। ठीक है, और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, तब यहाँ पे संविधान निर्माण करने का जिक्र किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था कब, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। देखते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 21 दिया गया है। 21 में यह कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 21 में यह है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत यहाँ पे किया गया था। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल्स इसका। कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों के प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर यहाँ पे प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व यहाँ पे निर्वाचन व्यवस्था में प्रस्तावित करेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पे हम लोग 22 देखते हैं। 22 में प्रश्न दिया गया है यहाँ पे 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। यहाँ पे हो जाएगा 22 का यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। इसकी व्याख्या देखें तो यहाँ पे 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। ठीक है, वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का प्रधान अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष सभापतित्व बनाया गया था। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 23। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 23। ठीक है, यहाँ पे 23 देखते हैं, इसमें भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही बताना है। तो यहाँ पे दिए गए हैं, कूट दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पे कथन में सही हो जाएगा। ठीक है,
इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा दिया है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की परिणाम थी, तो यह कथन गलत है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सी दिया गया है, यह बहुदलीय संरचना थी, तो यह भी गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, यह कथन सत्य, यानी कि ए और डी यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ऑप्शन ई हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका विस्तार देख यहाँ पे जिक्र करें तो संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों का विधानसभाओं में उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ठीक है, इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर यहाँ पे निर्धारित नहीं था। ठीक है, यहाँ पे और भी देखते हैं संविधान सभा में अनेक दलों के लोग यहाँ पे शामिल थे और इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। ठीक है, इसमें देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, इसमें संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रांतीय सभाओं द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसका हम यहाँ पे डिटेल्स देखें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे संविधान सभा सदस्यों के निर्वाचन प्रांतीय सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। ठीक है, न कि यहाँ पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा यहाँ पे कर संपत्ति यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। ये सभी मताधिकारों को प्राप्त नहीं था। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया स्वतंत्र भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इसका डिटेल्स। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष, यदि कभी प्रश्न पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष पहले कौन थे, तो यहाँ हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, 9 दिसंबर को तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, यानी कि जब पहली बार संविधान की बैठक हुई थी, तो पहली बार कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन यहाँ पे जब दूसरी बार हुई बैठक तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चयन कर लिया। पहले दिन तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को स्थापना की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसका डिटेल से देखते हैं, भारतीय संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक आरंभ हुई थी। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब, यहाँ पे 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, इसका डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का रूप बना। 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 28 नंबर दिया गया है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। यहाँ पे कह रहा है कि कुल कितने अधिवेशन हुए तथा संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि को बताइए। ठीक है, अंतिम तिथि को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें जो है भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, कितने अधिवेशन, 11 अधिवेशन हुए थे। और अंतिम जो बैठक हुई थी वह 24 जनवरी 1950, यह अंतिम बैठक थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 यह अंतिम बैठक थी। ठीक है, और यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11
बैठक हुई थी और 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक है, ठीक है। इसका अगर हम डिटेल से देखें तो भारतीय संविधान का निर्माण 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था समय, ठीक है। संविधान सभा की कुल बैठक 11 हुई थी। संविधान सभा का निर्माण कुल 64 लाख रुपए खर्च आया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को यानी 51-52 आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिक्ष में यहाँ पे काम किया था, ठीक है। यानी अंतिम जो बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। इसमें दिया गया कि यहाँ पे मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन, यानी ऑप्शन ए तो हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और भी यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल से। यहाँ पे इन तीनों का यहाँ पे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। ये हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 22 जुलाई या राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, इसका देख लेते हैं विस्तार। यहाँ पे मई 1949 में राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता का सत्यापन, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया था। यानी 24 जनवरी को राष्ट्रीय गीत भी और 24 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 30 देखते हैं। 30 नंबर में क्या दिया गया कि भारत संविधान के निर्माण की समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो यहाँ हो जाएगा बी.एन. राव हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बी.एन. राव थे संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय बी.एन. राव यानी इनका नाम था बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मिलान करना है 31 का। इसमें मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि संविधान यहाँ पे दिया गया, पहला यहाँ पे दिया गया संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और यानी कि ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 4 किस में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे। तो यहाँ पर हो जाएगा के.एम. मुंशी, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 31 का, यहाँ पे डिटेल से देख लेते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया कि संविधान के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, के.एम. मुंशी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। इसमें देखते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 32 दिया गया है। 32 में दिया कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो यहाँ पे कब हुआ था तैयार, यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत संविधान के उद्देशिका प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को, यहाँ पे ध्यान दीजिए 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। यहाँ पे 3 यहाँ पे बातें याद रखिएगा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ठीक है। संविधान को अपनाने और उसे पूर्ण होने और पारित होने के लिए अंतरिम देने के यहाँ पे 26 नवंबर 49 को ही माना जाता है, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर में दिया गया है, इसमें दिया कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक
राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी जी का यहाँ पे तात्पर्य था कि जब भी यहाँ पे जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव गांधी जी ने दिए थे। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। यहाँ पे इसका देखिए डिटेल्स, प्रश्न संख्या 34। ठीक है, 34 में दिया गया है, यहाँ पे 34 नंबर देखते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यह कथन यहाँ पे सत्य है। ठीक है, इसको एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है, यह भी सत्य है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इस कारण से ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 35, यह था हमारा 34, प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। यहाँ पे दिया गया कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 महिला सदस्य थे। ठीक है, और इन 15 महिला सदस्यों का नाम यहाँ पे हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो यहाँ पे 15 थी। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं में देखिए, यहाँ पे सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई, दक्षयानी बेलायुधन, अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी, रेणुका राय और लीला राय इनी मस्किरिनी। ठीक है, तो यहाँ पे कुल कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में? तो कुल 15 महिलाएं थी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 36। 36 में यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से संविधान सभा में संबंधित कौन गलत है? ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिश प्रांतों में यहाँ पे दिया गया है कि 200 यहाँ पे 93, लेकिन यहाँ पे कुल सदस्य कितने थे ब्रिटिश प्रांतों में? 292 थे। कितने? 292 थे। ठीक है, यहाँ पे इस कारण से बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी सभी के सभी कमिश्नरी क्षेत्र के यहाँ पे 4 थे, यह सत्य है। देशी रियासतों के 93 थे, यह भी सत्य है। कुल सदस्य संख्या यहाँ पे 389 थी, यह भी सत्य, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने थे? 292 ही थे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, इसमें और भी यहाँ पे डिटेल से चुनाव परिणाम में कांग्रेस के यहाँ पे 208 और मुस्लिम लीग 73 और निर्दल के 8 थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। इसमें दिया गया मूल भारतीय संविधान में यहाँ पे कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ और भाग थे? मूल संविधान का यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्तमान दृष्टि अगर देखें तो यहाँ पे मूल जो अनुच्छेद है वो 395 ही है, लेकिन यहाँ पे संशोधन ए और बी करके यहाँ पे अनुच्छेद यहाँ पे 21 और 21 ए ऐसे करके यहाँ पे 450 यहाँ से लगभग हैं। ठीक है, 450 अनुच्छेद हो गए हैं, और अनुसूचियाँ यहाँ पे जो 8 थी वह अनुसूचियाँ यहाँ पे 4 और बढ़ गई, तो यहाँ पे हो गई हैं 12। यहाँ पे 22 भाग हैं, यहाँ पे 22 ही भाग हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर भाग 1 तो इस तरीके से यहाँ पे भाग 24 हो गए हैं। ठीक है, लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग ही हैं। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, सरदार पटेल जी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू जाएंगे। ठीक है, नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों का तो यह सरदार पटेल, और संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति यह हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यह 7 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया कि डॉक्टर यहाँ पे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे? यानी एक तो थे यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्लस 6 और थे। ठीक है, यानी टोटल कितने लोग थे? 7 लोग थे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे सभी का नाम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रारूप समिति में यहाँ पे अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कुल मिला के 7 सदस्य, जिनमें एन गोपाला स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर,
के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान शामिल थे, ठीक है। बाद में इनमें बी.एल. मित्र के स्थान पे एन. माधव राव और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद यहाँ पे टी.एम. कृष्णाचारी यहाँ पे शामिल हो गए थे, ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है। प्रारूप समिति के यहाँ पर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, एन गोपालास्वामी अयंकर, और यहाँ पे हो जाएगा के.एम. मुंशी भी थे, यानी कि तीनों के तीनों थे। यहाँ पे सरदार पटेल जी नहीं थे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यूपी यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसमें देखते हैं प्रश्न संख्या 41 में यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे बताना कि संवैधानिक जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान और यहाँ पे स्रोत के बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया पहला मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह हो जाएगा ए का 4 यानी अमेरिका से, ठीक है। और हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, यह हो जाएगा यहाँ पे बी का 2 आयरलैंड से, ठीक है। केंद्र और राज्य की संबंध कहाँ से लिया गया, तो यह कनाडा से लिया गया, ठीक है। कहाँ से, कनाडा के। और आपात उपबंध यह जर्मनी के संविधान से, ठीक है। तो इस कारण से हमारा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए का 4 और बी का 2, यानी कि ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 41 का यदि यहाँ पे हम लोग डिटेल से देखें तो यहाँ पे मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से, आप आयात उपबंध यहाँ पे जर्मनी से, और यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध या कनाडा से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 42 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है शासन की संसदीय प्रणाली, यह यूके से कह रहा है, तो शासन का संसदीय प्रणाली यूके से, यह कथन यहाँ पे सत्य है, ठीक है। यहाँ पे जो शासन की संसदीय प्रणाली है, यह यूके से ही, यह कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा और बाकी यहाँ पे सत्य नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम डिटेल से देखें तो यहाँ पे हो जाएगा विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या ऑस्ट्रेलिया से, शासन की संसदीय प्रणाली यूके से, सुरक्षित रखना या कनाडा से, और मौलिक कर्तव्य जो हो जाएगा सोवियत संघ रूस से, ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 43 देखते हैं। लिखित संविधान का प्रारूप किस देश से हुआ था, ठीक है। लिखित संविधान का प्रारूप किस देश से यहाँ पे हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका से, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे पहला लिखित जो संविधान है वह अमेरिका का है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे छोटा जो संविधान है, यह इसका सबसे छोटा संविधान अमेरिका का ही है, ठीक है। और सबसे बड़ा तो भारत का ही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 44 नंबर यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 इसमें दिया गया है आर्टिकल्स, और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सही है, ठीक है। इसमें दो दिया गया नए राज्यों का निर्माण, और यहाँ पे तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में नाम परिवर्तन, तो यह आर्टिकल 3 के अंतर्गत होता है, ठीक है। आर्टिकल 3 के अंतर्गत होता है, यानी कि पहला गलत है, ठीक है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का प्रवेश की स्थापना, तो यह भी कथन गलत है क्योंकि यह 2 में है, ठीक है। यह आर्टिकल 2 में हो जाएगा। अनुच्छेद 15 दिया गया है धर्म मूल जाति वंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में दिया गया उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत 18 में है। यहाँ पे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का है, यानी कि यह भी गलत है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में नामों में परिवर्तन, यह हो जाएगा आर्टिकल 3। यहाँ पे दूसरे में दिया गया नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया कि कौन सा यहाँ पे सही है, तो अनुच्छेद इसमें दिया गया 21 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध, तो यह यहाँ पे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का यहाँ पे यह जो हो जाएगा यह 22 में हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल यह 22 में है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 22 जो दिया गया, कह रहा मानव दुर्व्यवहार बलात् श्रम का प्रतिषेध, तो मानव दुर्व्यवहार बलात् श्रम का प्रतिषेध, यह आर्टिकल 23 में जिक्र किया गया, यानी कि यह भी गलत है। और यहाँ पे अनुच्छेद 23 में दिया गया कि कारखानों और आदि बालकों के यहाँ पे नियोजन को प्रतिषेध, तो यह यहाँ पे दिया गया कारखानों में बालकों का प्रतिषेध जो है, यह आर्टिकल 24 में दिया गया, ठीक है।
यानी कि यह भी गलत है। तो यहाँ पे इसका मतलब कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, इसमें दिया गया है प्रश्न संख्या 46 है। इसमें बताना है प्रश्न संख्या 46 में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। इसमें दिया देखिए यहाँ पे पहला दिया अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण, यह कथन यहाँ पे आर्टिकल 29 में ही दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो यह यहाँ पे आर्टिकल 29 में ही दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है 39 क में यहाँ पे कह रहा है कि समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, तो यह भी यहाँ पे सत्य है, ठीक है। अनुच्छेद 45 दिया गया है कि एक समान सिविल संहिता, तो यह कथन गलत है। एक समान सिविल संहिता यह आर्टिकल 44 में जिक्र किया गया है। किस में किया गया है? यहाँ पे आर्टिकल 44 में किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 48 को में यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, तो यह कथन यहाँ पर सत्य है, ठीक है। और 45 में देखिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल से संबंधित है। देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न दिया गया है। इसमें कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे गलत है, ठीक है। 47 नंबर में यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो नागरिकता तो भाग 2 में यह सत्य है, मौलिक अधिकार भाग 3 में यह भी सत्य है। प्रशासनिक प्राधिकरण दिया गया 323 बी, तो यहाँ पे प्रशासनिक प्राधिकरण 323 ए में है, ठीक है, बी में नहीं है यहाँ पे, यानी कि सी हमारा गलत हो जाएगा। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 यह सत्य है, ठीक है। तो अनुच्छेद 300 ए में क्या दिया गया? प्रशासनिक प्राधिकरण। 323 बी में दिया गया अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण, ठीक है। इसमें देखते हैं 48 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 124 संघीय न्यायालय, तो यह कथन यहाँ पे हमारा सत्य है। अनुच्छेद 5 मौलिक अधिकार, तो यहाँ पे 5 में मौलिक अधिकार नहीं, यहाँ पे नागरिकता से है, यह गलत है, ठीक है। अनुच्छेद 245 यह विधायी शक्तियों से संबंधित है, यह भी गलत है। और यहाँ पे दिया गया अनुच्छेद 232 यह राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों से संबंधित है, तो ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों गलत हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 5 नागरिकता से, 245 विधायी शक्तियों के वितरण से, अनुच्छेद 332 राज्यों के विधानसभाओं के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न, यहाँ पे 49 नंबर दिया गया सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से यहाँ पे मिलान करना, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं 49 नंबर प्रश्न में, यहाँ पे मिलान करते हैं। इसमें 49 में दिया गया है यहाँ पे अनुच्छेद 54, ठीक है। अनुच्छेद 54 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 54 में जो दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा 54 में, तो यानी कि ऑप्शन ई हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। 52 में भारत का राष्ट्रपति, 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और 55 में जो जिक्र किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, यानी कि यहाँ पे चौथा हो जाएगा, ठीक है। और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, तो इस तरीके से यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ पे हम विस्तार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 54 नंबर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, 52 में दिया गया भारत का राष्ट्रपति, 55 में दिया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, अनुच्छेद यहाँ पे 155 में दिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, ठीक है। यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या जिक्र किया कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, ठीक है। यहाँ पे बताना किसका सुमेल सही है। यहाँ पे अनुच्छेद 17 दिया गया है, तो अनुच्छेद जो 17 है यह अस्पृश्यता का अंत है, इस कारण से यह गलत है, ठीक है। और अनुच्छेद जो 78 है यह राष्ट्रपति की जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या हैं, तो यह भी कथन गलत है। अनुच्छेद 192, तो अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के, तो यहाँ पे संसद दिया है, तो यह भी कथन गलत है। 352 में आपात की घोषणा से यह कथन सत्य, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि इसका हम विस्तार यहाँ पे देखें, यहाँ पे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 78 यहाँ पे राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 192 में यहाँ पे राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के बारे में दिया गया, ठीक है। तो यह हम लोग 50 प्रश्न देखें। यहाँ पे अगला यहाँ से 51 से है,
तो यहाँ पे हम लोग 50 प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में ज़िक्र करेंगे। आप लोग क्लास को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि 50 क्वेश्चन में आपका कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सही का यहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है? और आपको क्लास कैसी लगी और क्या इसमें सुधार करना है, तो आपको यह ज़रूर फीडबैक दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ही हमारा यहाँ पे प्रोत्साहन होता है, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और 51 से लेकर के यहाँ पे 100 तक प्रश्नों का हम अगली क्लास में ज़िक्र करेंगे। यहाँ पे आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।